Today I am going to talk about class 8 subject social study history chapter 2 part 6. In this chapter I am going to explain today the headlines expansion from 1818 to 1857, Lord Dalhousie and Doctrine of Slaves, Act of Permanent Settlement. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इसके पहले जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैं बताया था आपको कि दो ऐसे प्रांत थे जो कि 1818 तक जो है वो अंग्रेज़ों से मुक्त थे। सभी सब कॉन्टिनेंटल पार्ट जो था इंडिया का, सब कॉन्टिनेंटल पार्ट पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता, लेकिन 1818 तक यही दो ऐसे राज्य थे, सिंध और पंजाब जो थे, दो ऐसे राज्य थे जो कि एक तरीके से कहें तो ब्रिटिशरों से जो है वो मुक्त थे और स्वतंत्र राष्ट्र थे। लेकिन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा जो है एक तरीके से कह लो कि एक बेट्रायल के द्वारा एक रणनीति लगा करके और धोखे से उनको जो है अपने राज्य में सब्सिडी ट्रीटी को साइन करने के लिए विवश करके उसे अपने राज्य में मिला दिया जाता है। इसके बाद जो है पंजाब की बारी आती, तो पंजाब जो था उस समय पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह राज किया करते थे और महाराजा रणजीत सिंह बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास यूरोपियन जो आर्मी था उससे कंपेरिजन करें तो उनके पास भी क्या है, एक शक्तिशाली जो है सेना हुआ करता था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी रानी थी, रानी जिंदन, उनका जो है आर्मी, उनके अपने ही आर्मी से विद्रोह हो जाता है और जिसमें जो है आगे चल कर के उस आर्मी का ब्रिटिशर से भी जो है एक तरीके से संघर्ष होता है, जिसमें जो रानी जिंदल की आर्मी थी वो हार जाती है और पंजाब का भी क्षेत्र हो जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा हथिया लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को सब पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज़ थे वो करप्टेड थे, वो किसी भी तरीके से कोई भी रणनीति लगा करके, डिवाइड एंड रूल लगा करके वो किसी न किसी तरीके से जो है जो भारत के जो छोटे छोटे प्रांतों के जो राजा हुआ करते थे उनमें आपस में विस्फोट डाल करके आपस में जो है फूट डाल करके डिवाइड एंड रूल से एक पक्ष का हेल्प करके दूसरे पक्ष को हरा करके और उसको अपने कंट्रोल में कर लेना या अपने पावर का यूज करके सब्सिडी ट्रीटी को साइन करा देना, ये ऐसा उनका कार्य था। आगे चल कर के एक गवर्नर जनरल इंडिया आता है जो कि 1848 से लेकर 1856 तक भारत में रहता है, उसका नाम था डलहौजी। डलहौजी ने एक नीति निकाला जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसके अनुसार जो भारतीय शासक थे, अगर भारतीय शासक में किसी भी शासक के पास मेल हेयर नहीं होता था, मेल उत्तराधिकारी अगर नहीं होता था तो उसे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता था और उसे जो है अंग्रेज अपने राज्य में मिला लिया करते थे। इस तरह कई राज्यों को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी जैसे राज्यों को उन्होंने जो है अपने राज्य में मिला लिया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि इसके पहले वाले में वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो इसके पहले वाला था जिसमें कि सब्सिडी ट्रीटी वाला जो सिस्टम बताया था उसमें मैं बताया था कि पेशवा जो था बाजीराव पेशवा के राज्य को जो है बॉम्बे प्रांत में प्रोविंस में मिला दिया जाता है, लेकिन बॉम्बे प्रोविंस में इस शर्त पर मिलाया जाता है कि उसे जो है एक तरीके से पेशवा बाजीराव को जो है पेंशन दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब पेशवा बाजीराव सेकेंड की मृत्यु के बाद उसका एडॉप्टेड सन जो नाना साहब था, जब उसे वहाँ का जो है एक तरीके से हेयर बनाया, उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो इसका अंग्रेजों ने विरोध किया और उसको जो पेंशन दिया जाता था उस पेंशन को उन्होंने रोक दिया। इस तरह जो है आगे देखें तो
अवध में मेल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस का एक तरीके से कह लो कि मुद्दा लेकर के कि यहाँ जो है शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रहा है और यहाँ जो है मिस गवर्नेंस हो रहा है, उसका हवाला दे करके अंग्रेज जो है अवध को भी अपने राज्य में मिला लेना चाहते थे। इस तरह वहाँ अवध के जो नवाब थे उनको जो है उनके पद से हटा दिया गया। इस अपमान से वो बहुत अपमानित हुए और अपने राज्य की सेना को लेकर के जो है वो अंग्रेजों से 1857 में जो है विद्रोह कर दिया। लेकिन ये जो 1857 की क्रांति रही वह अंग्रेजों के द्वारा जीत ली जाती है और इसके बाद अवध को भी जो है वो भारतीय प्रांतों में जो अवध था उसको भी जो है वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद आता है एक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें 3 मुख्य सेटलमेंट बताया गया है। तो इसको मैं आपको 60 में जो है बता देना चाहता हूँ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में जो है आया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था। इस डायरेक्शन के तहत जो है गवर्नमेंट ने जो है गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना प्रारंभ कर दिया और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना प्रारंभ किया तो जो गवर्नर जनरल था उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन की सारी शक्तियां दे दी गई और इस तरह वो ये अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी तरीके से ओवर रूल कर सकता है। तो उसने अपना ये अधिकार दिखाना प्रारंभ कर दिया राज्यों पर। तो उसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। 1784 में के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, बोर्ड ऑफ काउंसिल बनाया गया। बोर्ड ऑफ काउंसिल में जो था वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कंट्रोल करने के लिए 6 कमिश्नर्स जिसमें कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते थे उनका अपॉइंटमेंट किया गया और इसके तहत जो है ब्रिटिश ट्रेडर्स या कह लो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको कंट्रोल किया जाना था। उसी में जो है गवर्नर जनरल जो कि कलकत्ता में रहता था उसे भी जो है शक्तियां दी गई और उसके साथ जो है 3 काउंसिल मेंबर दिया गया और उसे परमिशन दिया गया कि वो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को पूरी तरीके से वो जो है अपने कंट्रोल में रख करके शासन कर सकता है। और चार्टर एक्ट 1886 के अकॉर्डिंग जो है गवर्नर जनरल को फिर से पूरी शक्तियां दे दी गई कि वो जो है ओवर रूल कर सकता है भारतीय शासकों पर या जो कह लो कि जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी था। और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अलग कर दिया गया और चार्टर एक्ट के तहत पूरी तरीके से जो ब्रिटिश था यहाँ गवर्नमेंट की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट बना करके शासन करने लगा। और आगे चल करके 1833 में एक और चार्टर एक्ट आया और उस चार्टर एक्ट के तहत जो है जो यहाँ इंडियन ट्रेडर्स थे उनको भी ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई। कहने का तात्पर्य यह था कि अब जो अंग्रेज यहाँ एक ट्रेडर बन करके आए थे अब पूरी तरीके से चार्टर एक्ट 1786 के तहत वो यहाँ शासन करने लगे, अपना साम्राज्य बनाने लगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। बचे हुए जो भी पार्ट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, कंक्लूजन, इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में हो जाए। अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करा दिया जाएगा। स्टूडेंट बुक को पढ़ते रहें, बुक से एक्सरसाइज को कलेक्ट करते रहें। कलेक्ट करके इसमें जो भी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, MCQs जो भी इसमें दिए हैं उनको जो है कंप्लीट करते रहें। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड